अब उसके बाद बात करते हैं हम युग्म स्थानांतरण की, जिसमें जो जो जन्यु जिसे हमने बोला वो कैसे एक दूसरे के निकट आते हैं और उसके बारे में हमें पढ़ना है। इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे से निकट आते हैं ताकि युग्मन, जिसे हमने निषेचन या तो इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि ये युग्मक आपस से कैसे मिलते हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा अचल तथा स्थानबद्ध होते हैं। याद रखना, सभी जीव जिसमें मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है उसके अंदर जो नर युग्मक है वो चलनशील, मतलब कि वही स्थानांतरण करता है और मादा एक जगह पे स्थिर रहती है। कुछ फंजाई और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो चित्र है वो है शैवाल का, जिसमें यहाँ पे आपको युग्मकों का युग्मन, युग्मनज और नया जीव, यानी कि इन दोनों के अंदर आप देख सकते हो स्थानांतरण के लिए अंग भी दिए गए हैं। तो ये याद रखना है हमें कि फंजाई और शैवाल एग्जाम्पल के अंदर जिसमें युग्मक दोनों क्या होते हैं, चलनशील। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम होता है। तो एग्जाम के अंदर ये आ सकता है कि शैवाल, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा के अंदर माध्यम क्या हमें मिलेगा, क्या चाहिए उन्हें, जल, जिसमें होकर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है, तथापि परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ये हमें समझना है कि जो मादा युग्मक है उनकी जो संख्या है बहुत ही कम मिलती है, और उसके जगह हम नर की बात करें तो उनके अंदर ये संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें कई रास्तों से पार होके मादा युग्मक के पास पहुंचना होता है, और उसी की वजह से नर युग्मक की संख्या क्या मिलेगी हमें, ज़्यादा। आगे जाते हैं। बीजीय पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अंडक में अंड होता है। ये आपको पता है, पुष्प के अंदर नर और मादा दोनों मिलते हैं, जिसे हमने द्विलिंगी या उभयलिंगाश्रय भी बोला था। उसकी बात है कि परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं। ये याद रखना कि परागकण कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, तो कि परागकोश के अंदर। अंतः निषेचन संपन्न हो उससे पहले यह परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाने चाहिए, यानी कि जैसे ही मैच्योर होता है परागकण तो उसे स्थानांतरित होना चाहिए, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक दूसरा चित्र है जिसमें ये सब परागकण है और ये वर्तिकाग्र है जिसके ऊपर वो स्थानांतरित हो चुके हैं। तो इस तरह ये जो पुष्पीय रचना है वो सम्मिलित होती है। अब आगे जाते हैं। द्विलिंगियों में स्वतः निषेचनीय पादप जैसे मटर, याद रखना, में परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत क्या होता है, सरल होता है। क्यों? क्योंकि वो द्विलिंगी है, तो उसके जो पुष्प है उसके अंदर दोनों पाए जाएंगे, क्योंकि इनमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे से निकट स्थित रहते हैं, तो जल्दी से उनके अंदर ये जो प्रक्रिया है वो जल्दी से समाप्त हो जाएगी। परागकण जैसे ही जड़ने लगते हैं, मतलब कि फ्री होते हैं, उसके तुरंत बाद ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। क्यों? क्योंकि वही जो पुष्प है उसके अंदर ही ये व्यवस्था है, तो ये काम जल्दी हो जाएगा। पर परागित पादपों की बात करें
जिसमें एक लिंगाश्रयी पादप शामिल है, यानी कि नर युग्मक या तो मादा युग्मक, दोनों में से एक ही होगा। इस विशिष्ट घटना को परागकण पॉलिनेशन कहते हैं। वो भी आपको पता है कि एक जो द्विलिंगी होगा तो उसमें दोनों पाए जाते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, तो उनके अंदर ये पॉलिनेशन या तो परागण जो है वो बहुत ही जल्दी से होगा। और उसकी जगह हम परपरागित पादप की बात करेंगे तो वो एक लिंगाश्रयी है, तो उनके अंदर ये प्रोसेस अलग अलग तरीके से होती है। इसमें वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण सुगमतापूर्वक संपन्न हो जाता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तथा परागनली नर युग्मकों को अपने साथ लेती हुई अंडक के भीतर क्या करती है, प्रवेश करती है। अंडे के पास नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है।